दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में कुछ रासायनिक फार्मूले और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स और कौन से फार्मूले हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। और हाँ, आशा करते हैं कि इस टॉपिक से ज़रूर न ज़रूर कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो आपको एग्ज़ाम में आने को देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको पहली स्लाइड में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं जो आते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसको सबसे पहले आप लोग इसका फार्मूला नोट कर लीजिएगा। CaSO4 हाफ H2O। पहली बात इसको पढ़ने का तरीका भी जान लीजिए। इसको कैसे पढ़ेंगे? CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर बोला है कि जिप्सम को 373 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर जल के अणुओं को त्याग करके, तो इसमें जल के अणु कहाँ है? यहाँ पर फार्मूले में देखिए तो जल के अणु ए है, ठीक है। इसको त्याग कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमिट्रेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। मतलब आप जब गर्म करेंगे इसको ना, तो इससे के अंदर से जो जल के अणु होते हैं निकल करके कैल्शियम सल्फेट हेमिट्रेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। मतलब आधा हाइड्रेट बनाता है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि यह सफ़ेद चूड़ है। कैसा है? सफ़ेद चूड़ है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर के ठोस प्राप्त हो जाता है। जिप्सम बन जाता है। क्या हो जाता है? जिप्सम बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CaSO4 प्लस हाफ H2O, यह किसका फार्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, प्लस 1/2 H2O, ठीक है। यह जल के अणु हैं। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? जिप्सम। तो यह जिप्सम का फार्मूला CaSO4 2H2O, इसको याद कर लीजिएगा। यह जिप्सम का फार्मूला है और ऊपर जो दिया गया है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। दोनों फार्मूले सेम है, बस केवल बहुत माइनर अंतर है इसके अंदर। इसमें हाफ H2O लिखा गया और इसमें 2H2O लिखा गया। बस दोनों फार्मूले, एक फार्मूला अगर आप याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा किसका फार्मूला है, दोनों याद हो जाएंगे। अगर आप कैसे पहचानेंगे कौन सा जिप्सम का कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, तो आप पहले नाम पढ़िए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ का मतलब अगर हम हाफ समझे ना, तो यहाँ पर देखिए हाफ वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा और बाकी किसका होगा? ये वाला जिप्सम का होगा। बहुत छोटी सी टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आते भी हैं। उपयोग इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। आपको कभी प्लास्टर लगा होगा, अगर किसी की हड्डी टूटी है ना, तो प्लास्टर जो लगाया जाता है वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जैसे पानी के संपर्क में आता है तुरंत जम करके कठोर हो जाता है। पहले पाउडर होता है, देखो बताया था, पहले पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे पानी के संपर्क में आता है फिर बन जाता है जिप्सम, ठीक ना। आगे इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये तो होता है सीमेंट ही जैसा होता है, जैसे हम उसको गील करके हम सुखाते हैं वो जम जाता है और उसकी मदद से हम खिलौने, मूर्तियाँ, अन्य चीज़ बना सकते हैं जो कठोर होती हैं। अगला, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी सतह को चिकना बनाया जाता है, मूर्तियों के ऊपर एक पतली लेयर बनाई जाती है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अगली स्लाइड है क्रिस्टलन का जल, ठीक है। क्रिस्टलन का जल, लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। मतलब किसी भी अयौगिक में जल की मात्रा को, देखिए नीचे आपको दिखाई देगा 3 फार्मूले दिखाई दे रहे हैं और तीनों फार्मूले में जल हैं। देखिए कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। मतलब जिस यौगिक में जल पाए जाते हैं उसे ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए इस वाले में 5 क्रिस्टलन के जल के अणु हैं, इस वाले में 10 क्रिस्टलन के अणु के जल हैं और इस वाले में 2 क्रिस्टलन के अणु के जल हैं। सीधी सीधी बात, ठीक है।
अगले पेज पर है, ये हैं टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को आप ध्यान से समझिए। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरण किसको प्रदर्शित करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण इन चीज़ों को बताते हैं। अगला, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक होता है। इस लाइन को हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जिससे समीकरण में अभिकारक उत्पाद और दोनों ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अणु बराबर मात्रा हो जाए। इस वजह से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो फिर से आप समझने का प्रयास करें कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों कर सकते हैं। क्योंकि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, के अणुओं की संख्या बराबर हो जाए। अगला लाइन है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया बताई गई है। संयोजन अभिक्रिया में बोला भी गया था और यहाँ पर भी वही बात है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ को बनाते हैं। मतलब दो अभिकारक मिलकर के एक नए पदार्थ को बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला पेज पर है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। इसका मतलब, वियोजन का मतलब होता है टूटना। मतलब एक पदार्थ दो भागों में टूट जाता है, उससे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। मतलब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ जो होता है वो एक, दो या उससे अधिक भागों में टूट सकता है। अगला लाइन है, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। मतलब ऐसा रिएक्शन अगर वह हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें ऊर्जा भी निकलती है। तो जिसमें ऊर्जा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह बहुत सा नॉर्मल टॉपिक है, इसको समझ लीजिएगा। अगला है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब जिस अभिक्रिया को करने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, मतलब उसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है, उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि वह ऊष्मा को सोख रही है, ठीक है, मतलब ले रही है, मतलब उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब जिस रिएक्शन में एक पदार्थ, ठीक है, दूसरे पदार्थ के एक अणु को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। अगले पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर आपको मिलेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। बता रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अभिकार मतलब और परमाणुओं का ये आपस में ये अदली बदली हो जाता है। मतलब वह उसकी जगह पर और दूसरा वाला पहले वाले की जगह पर आकर के रिएक्शन करते हैं। ठीक है। अगला है, अवक्षेप अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेप अभिक्रिया का मतलब होता है कि बचा कुचा कचरा, ठीक है, जो उसमें घुल नहीं सकता वह प्राप्त होता है। अगला है, अभिकारक में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है।
अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास होता है। तो इस चीज़ से आप समझ लीजिएगा